उसके बाद फिर क्या था, प्रिंसिपल डेटर की सारी डेट्स के लायबल होगा। प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करते ही श्योरिटी लायबल हो जाएगा, और पीडी को नोटिस देना या पीडी पे केस फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर श्योरिटी अपनी लायबिलिटी को लिमिट कर सकता है, वो बोले कि भैया मैं इतने तक की का के लिए लायबल रहूंगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट की गारंटी ले सकता है। फिर श्योरिटी कंडीशनल गारंटी दे सकता है। कंडीशनल गारंटी में एक तो वही थी कि कोई और को श्योरिटी लेकर के आ जाओ, बाकी कोई भी कंडीशन हो सकती है। समझ रहा हूँ, बोले मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर इवेंट में ही लायबल रहूंगा। क्लियर क्या? मैं सिर्फ मेन अमाउंट के लिए लायबल रहूंगा। समझ आ रहा है? ठीक है। वो ये भी बोल सकता है कि इंटरेस्ट वगैरह जितने भी डैमेजेस होंगे उठा दे। बिल्कुल वही मैंने बोला कि सिर्फ मेन अमाउंट के लिए लायबल होगा। ये सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्ट है ना ये। अरे समझ में, जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? क्रेडिटर, है ना, ये ध्यान रखना। कंटेंट गारंटी क्या थी? जब गारंटी एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए दी जाए तो वो क्या कहलाती है? कंटिन्यूइंग गारंटी। जिसमें श्योरिटी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किए गए सारे ट्रांजैक्शंस की गारंटी देता है। श्योरिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट भी फिक्स कर सकता है। क्लियर है ना? तो अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन आगे का पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था क्या? रेवोकेशन हो गया। डेथ ऑफ श्योरिटी, liability of two persons primarily liable not affected by agreement between them, that one shall be surety on others default. Heading पढ़ो फिर से, section 132. Liability of two persons primarily liable not affected by arrangement between them, that one shall be surety on others default. आप अगर बहुत ध्यान से मतलब लैंग्वेज का तो बहुत प्रॉपरली इंटरप्रेट करोगे तो हेडिंग से आधे से ज्यादा मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। दोनों प्राइमरली लायबल है। अगर उन्होंने आपस में ही अरेंजमेंट कर लिया कि मैं पे करूंगा, या मतलब मैं मेन पे करूंगा और मैं नहीं पे करूंगा तो तू पे करना, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसका कोई इफेक्ट भी आने वाला नहीं है। ये बात हमको किससे इंटरप्रेट हो रही है? हेडिंग से। अभी अपन कंटेंट रीड करते हैं तो अपने को पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। क्लियर? चलो, थर्ड पार्टी नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू श्योरिटीज, यानी कि ये दो श्योरिटीज की बात करें सबसे पहले। वेयर टू पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट विद अ थर्ड पर्सन टू अंडरटेक अ सर्टेन लायबिलिटी एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर दैट वन ऑफ देम शैल बी लायबल। क्या जॉइंट लायबिलिटी है यहाँ पर? पहले सेंटेंस से आपको क्या ये समझ में आ रहा है? जॉइंट लायबिलिटी है। बहुत ऑब्वियस है ना, दो लोग मिलकर के एक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जॉइंट लायबिलिटी है क्या? अब ये तो जो जॉइंटली लायबल है, इन लोग ने आपस में कुछ अरेंजमेंट कर लिया कि तू डिफॉल्ट करेगा तो मैं पे करूंगा। समझ में आ रहा है? थर्ड पार्टी को नहीं पता। मतलब आप ऐसे समझो, ठीक है, कि ए है और बी है, ये लोग दोनों जाकर के किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सी के साथ। और ये दोनों आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए और बी के आपस के कॉन्ट्रैक्ट से सी को कोई मतलब नहीं है। समझे? ठीक है ना? क्लियर है? ऑल्दो ऑल्दो सच थर्ड पार्टी मे हैव बीन अवेयर ऑफ इट्स, भले ही सी को पता है कि इनका आपस में ऐसा कोई अरेंजमेंट। एक्चुअली पता है, अगर आप लीगल सेंस समझ पाते हो ना तो इस बात की एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे समझ, ठीक है ना? लीगली सोचो तो ए बी ने मिलकर के सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए बी ने आपस में क्या अरेंजमेंट कर रखा है उससे सी को कोई मतलब नहीं, भले सी को पता भी है तो भी। ए और बी ने बोला कि भाई ए डिफॉल्ट करेगा तो बी पैसे पे करेगा। सी बोल रहा भाई मेरे को कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं तो तुम दोनों से ही मांगने वाला। और अगर आपको जॉइंट लायबिलिटी वाला केस पता हो तो किसी एक से पूरा मांग सकता है क्या? अरे है ना, समझ में? तो अब ए ने और बी ने आपस में कर दिया कि ए से पहले वो करेंगे अपन, और ए नहीं पे करेगा तो बी पे करेगा। अब जब मान लो कि डिफॉल्ट हुआ, सी जा रहा है बी के पास मांगने, तो बी कह रहा है नहीं नहीं भैया आपको पहले ए से मांगना पड़ेगा क्योंकि हमारा अरेंजमेंट हुआ है। सी क्या बोलेगा?
मुझे, मैं इस अरेंजमेंट के लिए मैं नहीं मानता इस अरेंजमेंट। लीगली क्या वो बी से मांग सकता है पैसे? आप केस समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई डाउट है तो क्लियर है? अब इसको देख लो, यहाँ पर जो लिखा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ है, बात बहुत सिंपल सी है समझ में। इसको लिख लो हिंदी भाषा में कि जब दो लोग मिलकर किसी एक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर एग्जाम्पल बस लिख लो तो काम चल जाता है। एक काम करो ना, नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, चलो उसको देख लेते हैं, हो सकता है उसी से तुम्हारा काम बन जाए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए एंड बी मेक अ जॉइंट एंड सेवरल प्रोमिसरी नोट टू सी। सेवरल यानी इंडिविजुअल, यानी जॉइंटली भी लायबल, इंडिविजुअली लायबल। प्रोमिसरी नोट जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है अलग से, तो उसको चिंता मत करना। A and B make a joint and several promissory note to C. A makes it in fact as surety for B. सेंटेंस पढ़ने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को ऐसे पढ़ना, A makes it in fact as surety for B and C। कहानी खत्म हो जाएगी, समझ में आ रहा है? ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ बुक्स या कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कॉमन नहीं लगा है, उनकी पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो सकती हैं। लॉ में आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी, मतलब 1:1 लाख का रेशियो है, 1 in 1 लाख, ऐसा कह सकते हैं, रैंडम बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन ऑथर या किसी की बुक में आपको ऐसा हो सकता है कि ऐसा था भी, अपन लास्ट में फिर से बता। A and B make a joint and several promissory note to C। सिंपल भाषा में समझेंगे, ए और बी ने सी को पैसे पे करने की बात करी, समझ आ रहा है? ए और बी में आपस में अरेंजमेंट है, बी पे कर देगा, बी नहीं पे करेगा तो ए पे करेगा। लेकिन ये बात किसको नहीं पता है? सी, या चलो ठीक है, किसको पता भी है? सी। लेकिन क्या सी पार्टी है उस कॉन्ट्रैक्ट का? जब ए और बी ये तय कर रहे हैं ना कि बी पे नहीं करेगा तो ए पे करेगा, ये ए और बी का आपस का अरेंजमेंट है, या इस बात में सी भी शामिल है? तो भाई फिर सी को कोई मतलब है इस बात से? नहीं ना। समझ में आ रहा है? वही बात डिस्कस कर रहे हैं जो अभी पहले कर रहे थे, हमने कोई नई बात अभी तक नहीं उठाई है। और समझ में जो भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, सेम बात अपन डिस्कस करें। क्लियर है? ठीक है। द फैक्ट दैट ए टू द नॉलेज ऑफ सी मेड अ नोट एज श्योरिटी फॉर बी इज नो आंसर टू अ सूट बाय सी अगेंस्ट ए अपॉन द नोट। सिर्फ इंग्लिश भारी भारी है, समझ में आ रहा है? ठीक है। बात बहुत हल्की सी है कि सी अगर ए पे केस करना चाहे तो ए ऐसा नहीं बोल सकता कि जाओ पहले बी पे केस करो, क्योंकि मैं तो उसका श्योरिटी हूं, तुम्हें पैसे पहले बी से मांगने चाहिए। ऐसा ए सी को नहीं बोल पाएगा। क्या सी ए पे भी केस कर सकता है? तो आप इसको लिख लो। मेरे हिसाब से तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा है, समझ में आ रहा है? तो आप इसको ऐसे लिख लो, या सिंप्लीफाइड भाषा में इंग्लिश में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप ऐसे लिख लो, ए एंड बी अंडरटेक्स अ लायबिलिटी टुवर्ड्स सी, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ए और बी की लायबिलिटी है सी के टुवर्ड्स एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, है ना। ए एंड बी अंडरटेक्स अ लायबिलिटी टुवर्ड्स सी, ठीक है ना। देन ए एंड बी contracts with each other. A and B contracts with each other that the liability will be borne मतलब वो बर्नी वाला बॉन्ड है, ठीक है। याद है कि नहीं? ई लगा देना, बॉन्ड क्या है। लायबिलिटी विल बी borne by B and if B defaults, comma A will be liable। फुल स्टॉप मत लगाना, कॉमा लगाना। बट सी
इज नॉट मेड, लिखते जाना, सही बोल रहा हूँ मैं, C is not made the party to this contract. ज्यादा बेहतर होता अगर मैं इसमें हैज बीन लगाता, लेकिन मुझे पता है ना, मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. He is not made the party to this contract. Okay. Full stop. ठीक है. अब सीधे कंक्लूजन बता दूं कि क्वेश्चन हो गया, पढ़ो इसका क्या समझे इससे, कोई एक एक्सप्लेन करके बताओ मुझे. करेगा हाँ ठीक है. ए और बी ने एक लाइबिलिटी ली अपने सर पे जो उनको पे करना है सी को. हाँ. अब ए ने इसलिए लिए क्योंकि श्योरिटी बी के लिए. मैंने जो लिखा बस उसका मीनिंग बता. हाँ, अपने अलग मतलब इंटरप्रिटेशन से मत कर, सिंपल हिंदी मीनिंग बता दे. मैं बस ये चेक करना चाहता हूँ मैंने सही से लिखवाया. जो भी लाइबिलिटी है वो बी बॉन्ड करेगा, बी पूरे पे करेगा. पूरा बताना. ठीक है चलो. अच्छा बोल क्या नाम है तुम्हारा, भले रात, तुम बताओ. इसमें दिया है कि ए और बी अबे मैंने क्या लिखवाया है. ए और बी की लायबिलिटी है सी के ऊपर, मतलब सी के समझ लिए. गया. हाँ, बिल्कुल. अगर ए और ए के और बी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर बी डिफॉल्ट करेगा तो ए उसकी लायबिलिटी को पे करेगा, और लेकिन लिख लो. इसके आगे लिखो. फिर स्टॉप हो गया ना. ठीक है. क्या लिखो. therefore A and B are jointly liable to C A and B are jointly liable to C, and they have another personal contract, ब्रैकेट में लिखना A and B, ब्रैकेट में लिखो A and B only, ब्रैकेट में लिखो A and B only, ब्रैकेट क्लोज. that on default of B, A will pay the amount. On default of B, A will pay the amount. पैराग्राफ चेंज करो. As per contract act, ये आपका आंसर बन जाएगा, समझ रहे हो. ठीक है. As per contract act, C can file a case against A only, comma B only, A only, comma B only, or A and B jointly. Full stop. C is not bound. C is not bound by the contract between A and B. ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ताकि कल को आपको दिक्कत ना जाए, क्योंकि बुक में भाषा क्लिष्ट है थोड़ी सी. एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं करता, कॉम्प्लिकेटेड दिक्कत करता है. बात सिंपल सी बोलने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग बहुत गलत है. चलो बताओ मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. मतलब एक चीज़ सुनना, एक होता है कि आपको समझ में आएगा, एक होता है कि आपको समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, और एक होता है कि अगर आप उसको भूल भी जाओगे पूरा तो क्या आप उसको रिक्रिएट कर पाओगे.
तो हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, रिटन कंटेंट के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इसको भूल भी जाओ, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आ रहा है समझ में, कि अगर आप इसको भूल भी जाओ तो आप पूरा का पूरा इसको क्या कर पाओ, वो कर पा रहे हो कि नहीं। वैसे अभी ये सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अभी तो आपको पता है ना, आ रहा है समझ, ठीक है ना। चलो हाँ समझ में आ गया। बस पहले में जो लिखा है ना सेंटेंस से ए मेक्स इट इन फैक्ट एंड शॉर्टली टू बी, इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा। इसका मीनिंग ये है कि ए ने बोला कि तू पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा, ये उनका पर्सनल शॉर्टी कौन है? ए। तो यहाँ पे फिर ए और बी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उससे सी के जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं है, बेसिकली हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन कवर कर रहे हैं ना। अरे हमको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ी कोई मतलब, हम यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो। एग्जाम्पल में ऐसे नहीं बोल सकते कि नोट बनाए तीन, मतलब यहाँ पे तीन पार्टीज हो गई, नोट तो उसके सामने बनाए, कंडीशन भी उसके सामने रखी गई है सर। किसके सामने? फिर अगर नोट में ये नहीं लिखा है, नोट में ये नहीं लिखा है कि ए श्योरिटी है, ये उनका पर्सनल अरेंजमेंट है, नहीं तो हम टॉपिक ही नहीं समझ पाएंगे ना। एग्जाम्पल को तुम्हें कंटेंट के हिसाब से क्रिएट करना पड़ेगा, हम कंटेंट से अलग थोड़ी लगेंगे, एग्जाम्पल तो नया प्रोविजन बन जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? समझ आ रही है बात? ठीक है आगे। राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी मतलब जो गारंटर है उसके क्या अधिकार है। चलो सबसे पहला तो इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिटी। अरे अजीब सी बात है ये तो, इंडेमनिटी कहाँ कहाँ बता तो देते ब्रॉड के केस में पढ़ा था। अरे यार बता दे, अरे ठीक है ना, जज पसंद गूगल बन जाते थे बहुत जज करते हो, बहुत ही जजमेंटल है। सुनो ध्यान से, ठीक है। इंडेमनिटी मतलब लॉस की भरपाई, और हम बात कर रहे हैं राइट की। तो श्योरिटी की तो लायबिलिटी है ना कि लॉस की भरपाई करे। लॉस अल्टीमेटली यहाँ पर किसको होने वाला है? क्रेडिटर। तो उसके लॉस की भरपाई कौन करने वाला है? श्योरिटी। तो श्योरिटी के पास इंडेमनिटी का राइट आना मतलब कि ये पॉइंट क्या बता रहा होगा, जिससे वसूलने का अधिकारी होगा प्रिंसिपल डेटर, है ना। ठीक है, अब समझना है मैं कहाँ से कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ ठीक है ना। ठीक है चलो देखो, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस, इसको तुम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हो, मैंने शुरू में ही बताया बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी। कानून कहता है कि भाई देखो जो गारंटर है वो पे करेगा क्रेडिटर को, लेकिन प्रिंसिपल डेटर को माफ नहीं कर रहा है समझ में, ठीक है। अगर उसका कुछ बचा है तो प्रॉपर प्रिंसिपल डेटर जो वो श्योरिटी जो है वो केस कर सकता है किस पे? प्रिंसिपल डेटर पे। अभी हम पढ़ेंगे राइट ऑफ सब्रोगेशन या सेकंड पॉइंट, वो भी यही बोल रहा है, एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि वो पूरे अधिकार जो किसके पास होते हैं? क्रेडिटर के पास। वो एक बार श्योरिटी ने पैसा चुका दिया ना किसको? क्रेडिटर को, तो वो अधिकार जो किसके पास रहते हैं वो किसको मिल जाएंगे? आ रहा है समझ, क्लियर है? चलो, in every contract of guarantee there is an implied promise by the PD to the surety. The surety is entitled to claim from the principal debtor all the sums which he has rightfully paid to the creditor. ठीक है ना। The surety cannot recover such sums which he has paid. गलत तरीके से अगर कुछ पैसे पे किए तो वो नहीं कर सकते। बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, इसलिए उसमें ज्यादा उसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हंसना भी नहीं है ऐसी चीजों में, ठीक है? ठीक मुन्ना ठीक है, लॉस की भरपाई, ठीक है ना। चलो तो इलस्ट्रेशन पहले सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर इलस्ट्रेशन फंस जाता है उसमें, है ना। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर के पहले पढ़ लेते। वेयर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू, नॉट डेट ड्यू हो गई या प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया और डिफॉल्ट ऑफ अ प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म द गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, द श्योरिटी। अरे इसमें वही बात लिखी है, बहुत बस इंग्लिश है कि जब वो पे कर देगा ऑन
performance of the all that he is liable for is invested with all the rights which the creditor had against the principal. तो इसको सीधे सीधे लाइन लिखे उसकी हिंदी में, ठीक है ना, कि एक बार दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है हिंदी सिंपली में, मतलब अच्छा लिखा हुआ है, चलो ठीक है. Simply speaking, on payment of debt, the surety shall be entitled to all the rights which the creditor could claim against the principal debtor. ठीक है, ये है भी सिंपल. अरे कई बार सिंपली बोलता बस सिंपली होता नहीं. सब्रोगेशन जो है उसका मीनिंग भी आप देखोगे तो सब्रोगेट मतलब सब्स्टिट्यूट टाइप का हो जाता है. तो यहाँ पर क्रेडिटर की जगह पर कौन सब्स्टिट्यूट हो गया? श्योरिटी आ रहा है समझ में. चलो हाँ एग्जाम्पल एक्चुअली एक्सप्लेन करना होता है. कई बार कोई बहुत माइनर सी चीज़ें छूट जाती हैं, समझना है, जो एकेडमिकली कई बार उतनी रेलेवेंट नहीं होती. हम उसकी डिटेलिंग करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उस डिफरेंस तक. ऐसा हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना. अरे हम उसको डिस्कशन कर सकते हैं इस पर और हम उसकी वो डिटेलिंग में निकाल सकते हैं. कोई वो नहीं, नीड नहीं. हाँ अरे प्रायोरिटी नहीं हो. एक चलो इलस्ट्रेशन देखते हैं. बी के ऊपर उधार है, बी इज इंडेटेड टू सी. इसके सर पे उधार है ना, एंड ए इज श्योरिटी फॉर द डेट. और पीडी कौन है? ठीक है, श्योरिटी कौन है? सी ने पैसे किससे मांगे? ठीक है ना. और ठीक है, ऑन इज रिफ्यूजल उसके ऊपर केस कर दिया उसने. किसके ऊपर? ए ने डिफेंड किया हैविंग रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो but he is compelled to pay the amount of debt with cost as per section 145. A can recover from B the amount paid by him for cost as well as the. अरे शॉर्टी है, शॉर्टी को पे करना पड़ा तो शॉर्टी वो पैसे किससे वसूलेगा? इसमें ये क्यों लिखा कि सी ने ये क्यों नहीं लिखा था? ऐसा है ना कि सी ने पहले 20 से मांगा पर वो दे नहीं पाया, ये नहीं लिखा था. इसमें ऐसा लिखा है कि सीधा उसने ऐसे मांगा. अब तू समझ तो गया ना यार. एग्जाम्पल जो है वो लॉ की बुक नहीं समझ आ रहा है. एग्जाम्पल इसलिए होते हैं कि आप मेन कंटेंट समझ जाओ. मैं क्या कर रहा हूँ तुमको मेन कंटेंट अलग से समझा ही दे. एग्जाम्पल एक्स्ट्राज में हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अगर ये एग्जाम्पल आया तो तुमको लिखना कैसे. एग्जाम के लिए ध्यान दें, कुछ अजीब सी सिचुएशंस ना, लेकिन जो सिंपल एग्जाम्पल है उनमें हम टाइम बर्बाद ना करें. ये बात ऑब्वियस नहीं है इससे देख करके, मतलब इसी कंटेंट का तो ये एक्सप्लेनेशन है. मेरे को लगता है कि इसका और ऑल्टरनेट कोई हो सकता है कि सी ने पैसे बी से नहीं मांगे हो और जैसे डायरेक्टली मांग लिए हो या कुछ ऐसा. बहुत ही एब्सर्ड हो जाएगा ना. फिर हम ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ना पढ़ के, ये वाला प्रोविजन ना पढ़ के पता नहीं कौन सा प्रोविजन पढ़ते. तो ऐसा प्रोविजन होना चाहिए ना कि क्या वो डायरेक्टली, क्या टॉपिक हेडिंग ये कि क्या श्योरिटी से डायरेक्ट पैसे मांग सकते हैं. मेरा पॉइंट समझ रहा है? लिमिटेड ग्राउंड में दौड़ाओ तुम्हारा. चलो फिर दूसरा देखो. सी ने बी को कुछ पैसे उधार दिए. सी लेंड्स बी अ सम ऑफ मनी और ए जो है बी की रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बी अपॉन ए. ठीक है ना, टू सिक्योर द अमाउंट. क्लियर है? ठीक है ना. अब देखो, C, the holder of the bill, demands payment of it from A, and on A's refusal to pay, sues him upon the bill. A, not having reasonable ground for so doing, defends the suit and has to pay the amount of the bill and cost. As per section 145, A can recover from B the amount of the bill, but not the sum paid for cost, as there was no real ground for defending the action. थोड़े अजीब से हैं. हाँ, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट था. बिल ऑफ एक्सचेंज में अमाउंट लिख दिया गया था कितने की गारंटी है ना, तो उसने मतलब कि एक फिक्स अमाउंट की गारंटी ली. तो उसने क्लियर लिख लो इस बात को. डाउट आया है तो लिख लो. समझ आ रहा है? कॉस्ट का क्यों नहीं? क्योंकि वो अमाउंट उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज उतने अमाउंट का बना है.
उतने की उसकी गारंटी, एक तरीके से फिक्स हो गई। वैसे बात दूसरी करने लग गया ये उसमें, लेकिन ठीक है। तो जब तक दिन में नहीं रहेगा तब तक कॉस्ट भी ऐसे आ रही। हाँ देखो एग्जाम्पल्स जो है ना वो थोड़े थोड़े इधर उधर कभी कभी भगेंगे, समझ रहा है। एक चीज़ और समझ लो कि तुम लोग को सारे एग्जाम्पल्स किसके मेनली किसके उठाने, अगर मॉड्यूल जो आएगा ना तुम्हारा उसके एग्जाम्पल्स तुमको मेनली उठाने आ रहा है समझ में। बाकी चीज़ों से चीज़ों को समझो बस, लेकिन उनमें फंसो नहीं, आ रहा है समझ में। अगर यही सेम एग्जाम्पल तुम्हारा मॉड्यूल फिर ऑनलाइन भी डाउनलोड हो जाएगा, अगर तुम्हारा मॉड्यूल में है तो हम इस पर 15 मिनट लगा देंगे, समझ गए। नहीं तो अभी कंटेंट समझे अपन आगे बढ़े। नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ चलो पढ़ते हैं, ठीक है। आगे के दिमाग में ठीक है। सी ने बी को उधार दिया और बी की रिक्वेस्ट पे ए गारंटर बन गया, ठीक है ना। उसने डिमांड की है किससे, ए से, और ए ने मना किया, है ना। ए ने मना किया तो उसने केस कर दिया। अब ए जो है, अब सोच के देखो ए ने मना काय को किया, क्या एक्स्ट्रा, अरे कॉस्ट केस की है। सुनो ये एग्जांपल कैसे वैलिड नहीं है ना, लेकिन भाई तुम श्योरिटी हो, समझ में आ रहा है। तुमने किसी की श्योरिटी ली, अब उसने पैसे नहीं दिए तो भैया पे करो, वही समझ में आ रहा है। अब पे नहीं कर रहे हो तो तुम पे केस हो रहा है, तो गलत तरीके से तुम केस करवा रहे हो ना। तो केस के जो पैसे हैं जो तुमको देने पड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, श्योरिटी को, वो पैसे वो उससे ले सकता है क्या? नहीं। फिर से बता रहा हूँ, चलो ठीक है, डायग्राम बना के समझो, ठीक है। बी है और कौन है, सी। सी ने पैसे दिए किसको, उधार। देखो सी ने बी को पैसे उधार दिए, बी गया ए के पास कि भाई श्योरिटी बन जाए यार मेरा। ए ने बोला ठीक मैं बन जाता हूँ श्योरिटी। ए बन गया श्योरिटी, बिल्लों का चिन्ह फालतू बात छोड़ दो, मुद्दे की बात। अब क्या हुआ, बी ने डिफॉल्ट किया, ए ने सी ने पैसे मांगे, किससे मांगे, ए ने पैसे ना दिए बल्कि कहते नहीं देंगे, तो सी ने केस कर दिया ए पे। केस कर दिया तो कोई ग्राउंड ही नहीं था ए के पास मना करने का, क्यों मने थे श्योरिटी, ठीक है ना। ए को पे करने पड़े, अब ए को 50,000 रुपये पे करने पड़े जो कि उसकी लायबिलिटी थी, और उसका खर्चा हो गया 5,000 का, काय का, केस का। तो श्योरिटी ने फिर कानून पढ़ा, फिर वो बी के पास गया, बोले भाई 55,000 हो गए, तू मेरे को दे। बी कह रहा भाई मैंने तो उधार 50,000 का लिया था। तो ए कह रहा हाँ लेकिन 5,000 केस के खर्चे हो गए, समझ आ रहा है। तो बी कह रहा है कि कौन ने बोला था केस करने की किस बात की श्योरिटी लिए थे, आ रहा है समझ में, फ्री में ऐसे ही आ रहा है समझ में। तो क्या होगा कि बी कितने के रुपए के लिए लायबल है, और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। लेकिन राइट्स फालतू के राइट्स थोड़ी मिलेंगे, तुम श्योरिटी हो तो पैसे चुकाओ, गलत केस कर रहे हो तो उसका खर्चा वो थोड़ी देगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ आ गया, किसी को हाँ बोलिए। नहीं वो पेट पर ये तो राइट ऑफ इंडेमनिटी नहीं लगा मेरे पास राइट ऑफ इंडेमनिटी लॉस की भरपाई करा, कौन किसकी भरपाई कर रहा है। अबे ये राइट ऑफ इंडेमनिटी के मीनिंग में थोड़ी आएगा कौन किसको राइट दे रहा है। फिर तुम मेरे से कुछ और सवाल पूछ, केस बना ना, कौन किसको क्या, एक दूसरे को। राइट ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है, लॉस की भरपाई। एग्जांपल अबे बस कुछ भी पूछता रहता, तेरी गाड़ी मिलेगी तो कौन देगा तेरे को नुकसान, इंश्योरेंस करवा के अपन गाड़ी, ठीक है ना, ये भूल गया था बिल्कुल लॉस कौन देगा, इंश्योरेंस करना। तेरे पास राइट ऑफ इंडेमनिटी क्या है,
क्यों परेशान कर रहा है? मन नहीं होता तेरा पढ़ने का, आगे नहीं बढ़ने दूंगा। सर पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट का होता है ना जिसमें जिसको लायबल रहता है पे करने के लिए, हाँ, किसी के बिहाफ में पे कर दिया तो ये इनमें डिफरेंस क्या है इस वाले में राइट ऑफ इंडेमनिटी और वाली सेक्शन? एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा तब तक कोई सवाल नहीं बनता। अब ये राइट ऑफ नहीं बता रहा मैं, ठीक है ना? ठीक है, क्लास के बाद पूछना, ठीक है? वही बताया था क्योंकि मैंने सबसे पहले, ठीक है? मैंने ये तक बताया था कि सब्रोगेशन नहीं है, नालायक। किसी और को भी डाउट है ये तो फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? नालायक। चलो, ठीक है। राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, ठीक है ना? किसके राइट? क्या टॉपिक चल रहा था? तेरे कारण लोग छोटी वो पीडी भी चिल्ला रहे हैं तेरे कारण। चलो, हम किसके राइट्स पढ़ रहे हैं? किसके अगेंस्ट? क्रेडिटर। अभी हमने किसके अगेंस्ट पढ़े? ये देखो, आ रहा है समझ में, पार्ट में बटा हुआ है। तो हम किसके अगेंस्ट पढ़ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है। अब सिक्योरिटी, ध्यान से सुनना बेटा, आ रहा है समझ में, ठीक है ना? सुनो, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ गिरवी रखा हो, किसने? पीडी में। किसके पास? अपन वैल्यूएशन पे जाएं, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कि भाई कितने की लायबिलिटी बनेगी। यही बात अलग अलग तरीके से कवर है। अभी राइट ऑफ श्योरिटी में है, समझना रहे। यही बात अपन ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर में भी पढ़ेंगे कि भाई जो भी तेरे पास सिक्योरिटीज उसका फायदा किसको दो? श्योरिटी। पॉइंट ये है कि मान लो कि मैं क्रेडिटर हूँ, समझना रहे, मैंने इसको उधार दिया, ये प्रिंसिपल लेटर है 50,000 का, और इससे गिरवी रखवा ली 10,000 की चीजें, समझना रहे। इसने क्या किया? किसी को श्योरिटी बनाया, ठीक है ना? तो अब लोन कितने का? 50,000 का। श्योरिटी ने गारंटी कितने के लिए? 50,000। लेकिन मैंने इससे कितने की सिक्योरिटीज ले रखी है? इसकी गाड़ी वाड़ी गिरवी रख ली है, कुछ भी ऐसा, कितने का? 10,000। पॉइंट समझना रहा है? अब अगर मान लो कि ये डिफॉल्ट करता है, समझना रहा है, तो क्रेडिटर क्या करेगा? 50,000 मांगेगा क्या? 50,000 था, ये गाड़ी तो दे लो, हम नहीं जानते, हमको तो 50,000 कैश चाहिए। पॉइंट समझ रहा है? ऐसा नहीं होगा। जितने रुपए की चीज है आपके पास, उतने को काट के आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी के पैसे की लायबिलिटी किसकी होगी? श्योरिटी। तो इसको हम राइट ऑफ श्योरिटी के जैसे कैसे पढ़ रहे हैं कि जितनी सिक्योरिटीज क्रेडिटर के पास रखी हुई है, किसकी? पीडी की। उसका राइट किसको मिल जाएगा? समझ में आ रहा है? अगर क्रेडिटर ने वापस करी वो सिक्योरिटीज, किसको? किसको? पीडी। समझो, वापस किसको करेगा? वापस वर्ड मतलब जिससे लिए ना, वो भी इसका फायदा किसको मिल जाएगा? श्योरिटी को। ये बात लॉजिकल भी है और लीगल। पॉइंट समझ रहा है? क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर ने अगर भाई मैंने 50,000 की गारंटी ली, तो फिर ये तो बढ़िया है कि मैं इसको वापस कर दूं कि भाई ले, तू लोन नहीं वापस कर रहा ना, ले तू अपना 10,000 की गाड़ी भी ले जा, मेरे को तो मिल ही जाएगा पैसे। आ रहा है समझ में? देखो, इंश्योरेंस क्लेम चल रहा है क्या तुम्हारा अकाउंट? तुम सोचो, उसमें भी एक क्लॉज है, समझ आ रहा है? उसमें भी आप लोग पढ़ोगे, वो फॉर्मूले में मिक्सअप हो जाएगी चीजें, समझ आ रहा है? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लॉजिक पे जाने की जरूरत नहीं होती, फिर मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन कहानी मत फंसाना क्लास में। आ रहा है? ठीक है ना? उसमें इंश्योरेंस का ये है कि अगर तुमने खुद से कोशिश नहीं की ना, समझ आ रहा है? मतलब ये बात लॉ की है, अकाउंटिंग में तो कम है, समझ आ रहा है? लॉ की है कि अगर तुमने अपनी लापरवाही दिखाई ना, तो क्लेम नहीं मिलेगा। गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, लेकिन अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं था ना, तो एक पैसा नहीं देगी इंश्योरेंस। क्लियर है क्या ये? ठीक है ना? तो ध्यान दो। तो राइट टू क्लेम सिक्योरिटीज, ठीक है ना? श्योरिटी क्लेम कैन क्लेम ऑल द सिक्योरिटीज विच द क्रेडिटर हैड एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ गारंटी। अब देखो, इतना कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें लॉजिक सोचा जाता है, उसका कानून में लिख दिया जाता है, लिखने के बाद कई बार उसमें कुछ गैप्स रह जाते हैं, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा सकता, भले ही कितना भी लॉजिकल। क्या तुम्हें मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? कानून ऐसा है, कानून की इंपॉर्टेंस इस तरीके से होनी जरूरी है, नहीं तो आए दिन चेंज करते रहेंगे लोग। पॉइंट समझ लो? बनाते समय बहुत ध्यान रखते हैं, कुछ गलतियां हो सकती है ना, हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती, तो क्या होगा? अब कानून बनाते समय अगर मान लो कि कुछ लिख गया, लेकिन अब वो लॉजिकली नहीं चलेगा, अब वो कैसे चलेगा?
जैसा लिखा है। अरे समझ में? मैं इसी बात को अपनी काट दूंगा एक पर्टिकुलर चैप्टर में पहुंच करके, इंटरप्रिटेशन, कि रेयर सिचुएशन में हम रिवर्स में जाते हैं, लेकिन ऐसा पूरे कानून में रहेगा, दोनों तरफा बातें होंगी, जनरल रूल और एक्सेप्शन की बात है। तो मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझो। श्योरिटी कैन क्लेम ऑल द सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैड एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ गारंटी। अब ये जो एट द टाइम ऑफ गिविंग ऑफ गारंटी, आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है ये, आ रहा है समझ, क्योंकि इस बात में इंटरप्रिटेशन छुपा हुआ है। इसका मतलब पहले या बाद में नहीं, जिस समय गारंटी दी जा रही थी उस समय की सिक्योरिटी। इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन यही निकलता है अपन एग्जांपल समझेंगे। इट इज इम्मटेरियल एज टू वेदर द श्योरिटी हैड नॉलेज ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट। इसका मतलब मैंने इसको लोन दिया कितने का, इससे गिरवी रख ली कुछ चीज, ये बात श्योरिटी को नहीं पता, क्या उसको फायदा मिलेगा सिक्योरिटी इसका, हाँ आ रहा है समझ में, ठीक है। एक तो अगला श्योरिटी बने, गारंटी दे, और ऊपर से लूट मारो उसको, ये क्या करना है। इसलिए कानून में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई सिक्योरिटीज हैं तो उसका फायदा उसको मिलना चाहिए, भले ही उसको पता ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, बाद में पता चल जाएगा ना, तभी उसको फायदा मिलेगा। आ रहा है समझ, ठीक है ना। कौन सी वाली सिक्योरिटीज, इफ द सिक्योरिटीज आर रिटर्न्ड बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेटा। अगर ये नालायकी की किसने, क्रेडिटर की, वो क्या कर रहा है, वापस कर दे किसको, प्रिंसिपल डेटर को, तो ये तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये तो श्योरिटी को लूटने जैसी बात हो गई। तो क्या होगा, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी समझ रहे हो आप, कुछ भी हो सकता है, कैश, एफडी, गाड़ी, घर, कुछ भी आ रहा है समझ में, क्लियर है। सी एडवांसेस टू बी, इलस्ट्रेशन, सी एडवांसेस टू बी, बी कौन है उसका, किराएदार, टेनेंट यानी किराएदार, जिसको नहीं पता लिख लेना, आ रहा है समझ, 2000 रुपए दिए उसने, ऑन द गारंटी ऑफ ए कौन है, श्योरिटी, आ रहा है समझ, ठीक है। सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी फॉर ₹2000 बाय अ मॉर्गेज ऑफ बीज फर्नीचर। बी ने अपना फर्नीचर गिरवी रख दिया किसके पास, गारंटी किसने दी है, सी ने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया, अरे नहीं चाहिए तेरी सिक्योरिटी का। बी जो है उसका दिवालिया निकल गया, सी जो है वो पैसे मांगने ए के पास चला गया। बताओ ए को पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। ए डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी, लेकिन फर्नीचर की सिक्योरिटी किस समय दी गई थी, एट द टाइम ऑफ गिविंग द गारंटी। नहीं आया समझ, क्लियर है, कोई डाउट है तो बता दो, लिखते जाना है बस, है ना, क्लियर है। ठीक है, फिर क्या है, ए एज श्योरिटी फॉर बी मेक्स अ बॉन्ड jointly with B to C to secure a loan from C to B, ठीक है। Afterwards, ठीक है, क्या हो रहा है, C obtains from B a further security for the same date. Subsequently, C gives up the further security. A डिस्चार्ज हो जाएगा क्या, नहीं, यहां पर ही है वो पॉइंट, कौन सा वाला, इसको लिख लो, क्योंकि ये एग्जांपल बाद में तुमको अखरेगा, इसको लिख लो हिंदी में कैसे भी समझ करके, इसमें क्या पॉइंट एक्सप्लेन किया जा रहा है।
कुछ नहीं, इसको ये बॉन्ड लोन की फालतू बातें बोलते हैं ना, वो अलग कर दिया करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन हमको ना ऐसी चीजों से होता है जिन चीजों का एक्चुअल कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उन चीजों में फंसो ही नहीं। समझ में आ रहा है? किस चीज की बात चल रही है? सिक्योरिटीज क्लेम कर सकते हैं। इस वाले में बस ये पहचानो कौन है, ए कौन है, शॉर्ट, बी कौन है, पी, सी कौन है, क्रेडिट। आ रहा है समझ? फिर यहाँ पर सेकेंड लाइन में आफ्टरवर्ड्स, मतलब जब वो लोन की बात हुई, समझा है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो सकता है जब पहली लाइन को अपन एकदम वर्ड बाय वर्ड करें, लेकिन हमको करना क्या है उससे, पॉइंट समझ में आ रहा है? हम तो मेन जो पॉइंट है वो समझ ही रहे, ठीक है? तो लोन लिया है बी ने सी से और ए ने गारंटी दी है, ठीक है? लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, लोन देने के बाद बी ने क्या किया, सिक्योरिटी रखवाई, क्योंकि वहां पर वर्ड लगा हुआ आफ्टरवर्ड्स। आ रहा है समझ? ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है, सिंस कानून में लिखा था कि उन गारंटीज का फायदा श्योरिटीज को मिलेगा जो सिक्योरिटीज उन सिक्योरिटीज का फायदा गारंटर को मिलेगा जो सिक्योरिटीज जब उसने गारंटी दी तब रखी गई, तब की एग्जिस्ट करती थी, मतलब पहले की हो सकती है, लेकिन उसके बाद अगर सिक्योरिटी रखवाई गई तो उसका फायदा गारंटर को यानी श्योरिटी को नहीं आ रहा है। क्या समझ में? तो सब्सिक्वेंटली सी गिव्स ऑफ द फर्दर सिक्योरिटी का मतलब सी ने छोड़ दी वो सिक्योरिटी, यही तो बात कर रहे हैं ना, क्रेडिटर सिक्योरिटी छोड़ भी देगा तो भी श्योरिटी को फायदा मिलेगा, लेकिन ये गारंटी एग्जिस्टेंस में ही गवाई कॉन्ट्रैक्ट के बाद, इसलिए इसका कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं हमारा, मतलब सी ने लेके वापस कर दिया। हाँ, बाद में ही हुआ ये सारा कुछ, तो ए अब बोले कि भैया नहीं उसका फायदा दो हमको, तो नहीं। बाकी लॉजिकली देखोगे तो वो फिर गलत हो सकता है, लेकिन ये लीगल कंटेंट है। आ रहा है ना समझ? ठीक है, क्लियर है? फिर राइट ऑफ सेट ऑफ any amount recoverable by the principal debtor may be claimed as a deduction. तो बता सकता है इसका इंटरप्रिटेशन, मुझे बनता है इन केस। हाँ नहीं रुक जाओ, हाँ कोई है, तुम बता रही हो कि बता रहे, पूछोगी कि पहले कि तुम बताओगे कि नहीं? रुक जाओ, बताओ, अच्छा कि तुम बताओ। जितना भी प्रिंसिपल डेटर दे, अगर रिकवरेबल हो सकता है, प्रिंसिपल डेटर से जितना भी रिकवरेबल होगा उतना छोड़ के वो श्योरिटी देगा। और कोई? मधुर, कोशिश ही तो करवा रहा हूँ, बताऊंगा तो मैं। हाँ बता। श्योरिटी को प्रिंसिपल डेटर से जो भी अमाउंट लेना था, तो सब 50,000 लेना था, अगर वो पूरा नहीं ले पा रहा है, तो अगर 40,000 ले पा रहा है तो उतना ही। बहुत अलग अलग भक्ति है, मतलब तेरा नेचुरल इंटरप्रिटेशन के तरीके में ना एक दिक्कत जो मैं बता रहा हूँ उसको ओवर द पीरियड सुधारना, कि तुम रैंडम फैक्ट्स इंक्लूड कर देती हो उसमें, समझ रहे हो? लॉजिकल होता है तुम्हारा पूरा कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसमें एडिशनल बातें होती है जो कंटेंट में नहीं, तो वो फैक्ट्स मत जोड़ो। हाँ बोलो, मैं बताऊंगा, ध्यान रखना सारे लोग, क्यों गलत हो रहा है इसका भी रीजन बताऊंगा। अरे सर हाँ, पीडी से भैया जितना रिकवर हो सकता है तो वो उससे हटा देंगे टोटल अमाउंट से, और बाकी वो कर सकते हैं रिकवर श्योरिटी से। मैंने जो सुना मैं उसके बेस पे बताऊंगा, मुझे नहीं पता तुम वही सोच रहे थे, तुम अपने आप में करेक्ट हो जाओ। हाँ और कौन बता रहा था, बताओ। सेम, हाँ तुम बताओ। कोई और बता रहा है? हाँ हाँ लिखे का प्रिंसिपल डेटर ने पे कर दिया है, तो जितना अमाउंट बचा है, मतलब पीडी ने जितना तुम और ही कहीं जा रही है, मैं बताऊंगा तो फिर करना ना करेगा। हाँ प्रिंसिपल डेटर ने जितना अमाउंट पे कर दिया है उसको छोड़ के जितना बचा है वही वो श्योरिटी को देगा। ये बात लॉजिकल भी है, लीगल भी है, लेकिन ये इस बात का एक्सप्लेनेशन है। तो क्रेडिटर जितना भी अमाउंट प्रिंसिपल डेटर से रिकवर कर सकता है, वो रिकवर करने के बाद जो बचा है वो मांगेगा।
कोई नहीं बता पा रहा। भैया अगर प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से अगर कुछ पैसे लेने होंगे ये है उसका एक्सप्लेनेशन। बाय लिखा है ना वहाँ पे, तभी तो मैं अगर प्रिंसिपल डेटर को कुछ पैसे लेना था क्रेडिटर से, सुनो 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 ध्यान से, नॉर्मली किसको पैसे लेने हैं, किससे? अब क्या हुआ कि मान लो मैंने उसको उधार दिया, समझ में आ रहा है? तो मैं कौन हूँ? क्रेडिटर। ये कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर। वो कौन हो गया? श्योरिटी। उसने गारंटी किसको दी? मुझे। समझ में आ रहा है? किसके बिहाफ में? इसके बिहाफ में। केस क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी शॉप थी, समझ में आ रहा है? मैंने इसको लोन दिया 50,000 का, मैं इसकी शॉप से उधार में 5,000 रुपए के गुड्स भी खरीद के लाया हूं, तो मुझे इससे 50,000 रुपए लेने हैं, लेकिन इसको भी तो मुझसे 5,000 रुपए लेने हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये इस अमाउंट की बात कर रहा है, ये वाला एन अमाउंट रिकवरेबल बाय द प्रिंसिपल डेटर। गलती क्यों हो रही? क्योंकि आप लोग हेडिंग नहीं देख रहे। ये हेडिंग, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। हम जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें सबसे मेन ये है कि हम श्योरिटी के राइट, मेन हेडिंग क्या है? राइट्स ऑफ श्योरिटी। क्या है? अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑफ सेट ऑफ। क्रेडिटर के साथ वो क्या सेट ऑफ कर रहा है? वो पैसा जो प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से ले। तो गारंटी उसने भले कितने की ली? 50,000, लेकिन सिंस मैं 5,000 रुपए के उधार से इससे गुड्स लेकर के आया था, उस 5,000 रुपए का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? श्योरिटी को। लिख लो। नहीं लिखा? मेरी तो मैं बात मानने छोड़ दूंगा। देखो मेरी बात लिख, बन जाए, नहीं बनेगा तो लिखवा दो। एग्जाम्पल लिख लो ना। फॉर एग्जाम्पल, ए इज क्रेडिटर, बी इज प्रिंसिपल डेटर, सी इज श्योरिटी। है ना? यही लिख लो। ए गिव्स द लोन टू बी, बट बी हैज अ शॉप एंड ए हैज परचेज सम गुड्स फ्रॉम बी। ऐसे लिख लो। और दूसरा पॉइंट भी बहुत सिंपल है कि श्योरिटी की दुकान से कुछ खरीद लिया क्रेडिटर ने, वो पैसा भी वो क्या कर सकता है? सेट ऑफ। बेसिकली अगर प्रिंसिपल डेटर को कुछ लेना था क्रेडिटर से, उतना अमाउंट का सेट ऑफ मिल जाएगा। ये श्योरिटी को कुछ पैसा लेना था किससे? क्रेडिटर से, उस पैसे का सेट ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। बोलो, कोई डाउट है? समझ आ रहा है हर पॉइंट? ठीक है। चलो अब 4 बज गए हैं, ठीक है ना? करना है क्या वाला? और कर ले, कर ले। एक ही बचा है ना, इसलिए फिर डिस्टिंक्शन आ जाएगा। ठीक है। इंडेमनिटी वाला पैच अभी अपन ने छोड़ रखा है, तो वो अपने को वैसे भी सीखना ही कर रहा है इसमें। फिर इस पर समझ में आ ही जाएगी कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। क्लियर है? चलो देखो। ठीक है। राइट अगेंस्ट को श्योरिटी। अब देखो, को श्योरिटी एक तो जरूरी नहीं है कि हो, मतलब मे और मे नॉट भी वाली स्थिति है ना। को श्योरिटी का मतलब क्या होता है? एक से अधिक श्योरिटी, 2 गारंटर है कम से कम। एक से अधिक गारंटर है तो वो दूसरे गारंटर क्या कहलाए? को श्योरिटी। जनरल रूल, इंटरप्रिटेशन 5 मिनट लगेगा। All the co-surety shall contribute equal। ये लिखा हुआ है कहाँ पर? सेक्शन 146। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है ना? चलो अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ तुमको। एक्सेप्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, co-surety may fix their respective liabilities. Even in such a case, co-surety shall contribute equally subject to the maximum limit. The contract of guarantee may provide that co-surety shall contribute in some other proportion. A ने हाँ यार,
A gives loan to B। आ रहा है समझ में? ठीक है। C is surety, clear है? B is also a surety। A gives loan to B, है ना, रुपीज 50,000। D is also surety, ठीक है। E is also, ठीक है, क्या है, श्योरिटी, ठीक है, ठीक है। E ने अपनी लिमिट बताई 20,000, क्लियर है। C ने अपनी लिमिट बताई 20,000, क्लियर है। और D ने अपनी लिमिट बताई, ध्यान से इंटरप्रेट करना, लिमिट बताई 10,000, क्लियर है। ठीक है। B repaid यार, repaid rupees 20,000। कैलकुलेट, समझ तो गई होगी। लाइबिलिटीज ऑफ श्योरिटीज बताओ। 10,000 10,000 देंगे। 10 तीनों सबकी 10 तीनों की। कितने लोग बोल रहे हैं कि इक्वली? वो नहीं 10 थोड़ा अंदर है। पता लगा नहीं मारते। टेन क्या? 10,000 तीनों की सीढ़ी। अच्छा एक सेकेंड, बी रिपेड, कितना रिपे करवाएं इससे? $5,000। अब बताओ। करो कैलकुलेट, बताओ जरा। 18, 18। हाँ बताओ कितना कितना? 18। किसी का कुछ और है? मेरा है इक्वली कितना है? 15 सही। परफेक्ट आंसर। 17.5, 10 और 17.5, ये आंसर है। लॉजिक देख लो एक बार, कोशिश करो लॉजिक समझने की। आंसर है 17.5, 10, 17.5। एक्सप्लेनेशन क्या होगा वापस? ऑल को श्योरिटी शैल कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल। कानून में ये लिखा, लिमिट हो सकती है मैक्सिमम की। मतलब जब 45,000 की लायबिलिटी आई ना, तो तीनों की 15-15 है, तो बी की मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 10, तो उसने तो 10 दे दिया, क्योंकि अदरवाइज तीनों इक्वल। जैसे मैंने पहले 20 चुकाया, तो सही आंसर क्या था? 10, 10, 10।
रेशो अपने आप नहीं बनेगा। उस समय आंसर क्या था, 10-10-10, क्योंकि इक्वली शेयर करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में क्या किया, जब 5000 चुका है तो लायबिलिटी कितनी बची, 45। उसमें तीनों को इक्वल करना था, लेकिन बी की मैक्सिमम लिमिट 10 थी, तो उसने 10 दे दिया पूरा। बाकी कितना बचा, 35,000। 35,000 का आधा आधा किया गया, 17.5 और 17.5। पॉइंट समझ में आ रहा है, देख लो यही वाला पॉइंट था इसमें मेन समझाने का, बाकी सब बहुत आसान है, ठीक है ना। मतलब बाकी तो वो रेशियो तय कर सकते हैं, और बाकी इलस्ट्रेशन बहुत सड़े सड़े से है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटीज का बेनिफिट सबको मिलेगा। एक मतलब एक को श्योरिटी के पास भी है ना अगर सिक्योरिटीज, तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, सबको, है ना, सबको इक्वली मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये जो बताया है ना, ये फंसते हैं सब लोग इसमें। क्लियर है, इसका एग्जांपल आया तो बहुत खतरनाक हो जाएगा।